नमस्कार, मैं अंसारुल हक। पूरा भारत इन दिनों कोरोना के तांडव से दो चार हो रहा है। चारों तरफ चीख पुकार मची हुई है। पूरे देश में अब रोजाना 3.5 लाख से 4 लाख कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं। अस्पतालों में बेड्स की कमी, ऑक्सीजन और दवाइयों की किल्लत से पूरा हिंदुस्तान जूझ रहा है। सरकारें तमाम तरह के प्रयास जरूर कर रही हैं, लेकिन एक समय में जरूरत से ज्यादा मरीजों के संक्रमित हो जाने से पूरा सिस्टम फेल्योर हो चुका है और इस वजह से मौत के आंकड़ों में रोजाना वृद्धि हो रही है। इस पूरे सिचुएशन में बचाव एकमात्र विकल्प नजर आ रहा है। देश के कई हिस्सों में लॉकडाउन लगाकर कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने का प्रयास हो रहा है। 15 मई तक बिहार में भी लॉकडाउन लगाकर कोरोना पर नियंत्रण करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। लेकिन कोरोना का दूसरा वेव कितना खतरनाक है और मौजूदा परिस्थितियों में हमें क्या करना चाहिए, ऐसे तमाम सवालों के जवाब के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं हार्ट सेंटर मोतिहारी के निदेशक, हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर तबरेज आलम। डॉक्टर साहब, STV न्यूज़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया। डॉक्टर साहब, जाहिर सी बात है, जो सेकेंड वेव आया उसके लिए हिंदुस्तान पूरी तरह से तैयार नहीं था और देश के कई हिस्सों में चुनाव चल रहे थे। चुनावों में तमाम तरह की गैदरिंग हो रही थी। इसको देखते हुए लोग अवेयर नहीं हो सके। लोगों का ये साफ तौर से, कई लोगों से हमने बात करी उस पीरियड में, तो लोगों का ये साफ तौर से कहना था कि नेता जब अपनी रैलियां कर रहे हैं तो वहाँ कोरोना नहीं है, अब हमारे यहाँ कोरोना आ जाएगा। तो इस तरह से एक साइकोलॉजिकली लोगों के ऊपर उसका असर पड़ा और लोग जो है कैजुअल हो गए। अब जबकि कोरोना इतना खतरनाक हो चुका है और हालांकि बिहार में बहुत पहले लॉकडाउन हो जाना चाहिए, आज नीतीश कुमार ने यह फैसला लिया है कल से लॉकडाउन लगाने का 15 मई तक के लिए। डॉक्टर साहब, ये जो लॉकडाउन लगाया जा रहा है, आप क्या समझते हैं, इसका कितना फायदा होगा और इसको और पहले किया जाना चाहिए था? देखिए, ये जो दूसरा वेव आया, अब सारी बातें आपके सामने हैं, सारी बातें देश के सामने हैं कि हमारे पास अभी ऑक्सीजन की कमी है, अस्पताल की कमी है, बेड्स की कमी है, प्रॉपर टीम की कमी है। वैक्सीनेशन हमारे पास हमारे कंट्री में अभी नहीं हो पाया है। मोटा मोटी अभी हमारा लगभग 2% लोगों को ही वैक्सीनेट हम कर पाए हैं। अब ये है कि अब हमें आगे क्या करना है। अब तो जो होना था सो हो गया। अब हम गलती निकाल के पिछले बातों को हम कह के ऐसे हो गया वैसे हो गया, इसको कह के हमारा काम नहीं चलेगा। अब हमको ये देखना है कि हमको करना क्या है। तो सबसे पहला काम ये है कि हमको चैन को रोकना है कि भाई ये वायरस तो फैल रहा है, अब इसके फैलाव को हम रोकें। अब फैलाव को रोकने के लिए क्या करना होगा कि हमको कॉन्टेक्ट को रोकना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, जब तक हमसे कोई मिलेगा नहीं, आपसे कोई मिलेगा नहीं, तब तक वायरस किसी के आप में या हम में नहीं आएगा। तो सबसे पहला ज़रूरी है, सबसे पहला कदम लॉकडाउन का बिल्कुल सही कदम है और बहुत बेहतरीन कदम है। इसको मेरे ख्याल से बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन हो सकता है कि सरकार की कुछ मजबूरियां रही हो, कुछ मसले मसाइल रहे हो जिनकी वजह से लॉकडाउन पहले नहीं लगाया गया, लेकिन अब अच्छा किया है काफ़ी। तो पहला काम तो लॉकडाउन का है और जो सरकार ने किया, और बहुत खुशी की बात है, इसके लिए मैं बहुत बधाई देता हूँ सरकार को। मैं ये चाहता हूँ कि सिर्फ बिहार में ही नहीं हो बल्कि पूरे इंडिया में, पैन इंडिया ये लॉकडाउन होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो ज़्यादा अच्छा रहता, ताकि इस वायरस के ट्रांसमिशन को हम रोक पाते और अच्छे से हमारा वायरस कंट्रोल हो जाता। तो ये लॉकडाउन का कदम बहुत अच्छा और बहुत सराहनीय है। अब दूसरा काम जिस पे हमको फोकस करना है, उस काम पे हमको फोकस करना है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बहुत बढ़िया हो, हमारे पास दवाई की कमी नहीं हो। जैसे हमारे पास ऑक्सीजन की किल्लत है, तो हमको ये देखना है कि हम ऑक्सीजन की किल्लत को, ऑक्सीजन की कमी को हम कैसे पूरा कर सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन एक ऐसी चीज़ है जिसके वजह से लोग मर रहे हैं। तो हमको उसको देखना पड़ेगा कि भाई ऑक्सीजन कहाँ से आए। गवर्नमेंट ने बहुत काम किए, ऑक्सीजन ट्रेन चलाई, हवाई जहाज़ से ऑक्सीजन आए, इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को डाइवर्ट किया गया है मेडिकल अस्पतालों में, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। तो ऑक्सीजन की कमी। तीसरा एक और हम काम कर सकते हैं कि जो हमारे पास जो हॉस्पिटल है, उसमें कई सारे हॉस्पिटल ऐसे हैं जिनमें हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हम पेशेंट को सेग्रीगेट करके, मतलब पेशेंट को हम अलग कर ले कि भाई ये कोरोना के पेशेंट है, ये नॉर्मल पेशेंट है, ये हम नहीं कर पा रहे हैं।
हमको हमको या गवर्नमेंट को या हमको ये करके देखना है कि जी हम एक ऐसा हॉस्पिटल बनाएं जो बिल्कुल डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल हो, जैसे कि आर्मी हॉस्पिटल ने कुछ बनाया है, जैसे कि चाइना ने बनाया था अपने, जब उनके यहाँ जब ये वेव आई थी उन्होंने विद इन डेज़ में हॉस्पिटल और हज़ारों हज़ार बेड का हॉस्पिटल बनाए और बना के उन्होंने अपने कोरोना को और उनके यहाँ जो फैला था उसको उन्होंने कंट्रोल किया। हम उनसे भी सबक सीख सकते हैं कि कैसा उन्होंने अस्पताल बना के इस चीज़ को डॉक्टर साहब, ये तो तमाम बातें हुई लॉकडाउन के क्या क्या फ़ायदे होंगे। डॉक्टर साहब, इसके इलाज की दिशा में क्या कुछ जो है चैलेंजेस आ रहे हैं और क्या मुमकिन हो पाया है? इलाज में क्या चैलेंज आ पड़े? सबसे बड़ा चैलेंज हमारे पास जो है हॉस्पिटल की कमी, ड्रग्स की कमी और ऑक्सीजन की कमी है जी। ये 3 चीज़ें हमारे पास है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ऑक्सीजन के लिए सरकार को अभी और गवर्नमेंट को अभी और काम करना है ताकि हर जगह आसानी के साथ और बिल्कुल जितना ज़रूरत है, जितना ऑक्सीजन की जितने भी लीटर जितने भी टन ऑक्सीजन की ज़रूरत है उतना ऑक्सीजन मिले। दूसरा, हमें इलाज के लिए दवा की ज़रूरत है, जैसे रेमडेसिविर है या दूसरी जो एंटीवायरल और ड्रग्स हैं वो हमारे पास बिल्कुल प्रचुर मात्रा में होनी ज़रूरी है। जितना ज़रूरत है उतना होना ज़रूरी है। तो ये दोनों चीज़ें हैं। हॉस्पिटल में बेड्स की कमी है, तो बेड्स की कमी के लिए मैंने आपको बताया कि हम टेम्पररी हम हॉस्पिटल बना सकते हैं, जहाँ पे जो टेम्पररी, क्योंकि ये जाहिर सी बात है ये वेव ये हमेशा नहीं रहने वाली है। ये ऐसा नहीं है कि हमेशा ये वेव रहेगी और हमेशा लोग इसमें ऐसे बीमार ही रहेंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। ये चाहे 1 महीना हो, चाहे 2 महीना हो, चाहे 3 महीना हो, ये जाएगा ज़रूर। तो हम बड़े बड़े अस्पताल तो नहीं बना सकते, तो हम टेम्पररी जो कि विद इन डेज 4 डेज 5 डेज 6 डेज जो मेक शिफ्ट हॉस्पिटल है उस तरह के हॉस्पिटल को बना के हम अपना काम कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये इनिशियल स्टेज में जो है क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या सिम्टम्स आए तो जो है आदमी को अलर्ट हो जाना चाहिए कि उसको जो टेस्ट वगैरह की तरफ मूव करना चाहिए? देखिए, सिम्टम्स जो है ज़्यादातर जो है वो रेस्पिरेटरी सिम्टम इसमें होता है। आप गले में खराश हो सकता है पेशेंट को, नाक जाम हो सकता है, आवाज़ भारी हो सकती है, खांसी हो सकती है, बुखार का लगना हो सकता है। बुखार कभी लगेगा कभी ठीक हो जाएगा, सांस का फूलना हो सकता है। तो कभी भी किसी भी आदमी को आज के दौर में अगर खांसी हो, गले में खराश हो, नाक जाम हो, ज़ुकाम हो और बुखार हो तो फ़ौरन वो कोविड का जांच कराएं, फ़ौरन। इसमें रुकना नहीं है, क्योंकि आप जितनी जल्दी जांच कराएंगे, जितनी जल्दी इसको पकड़ेंगे और हम पता कर लेंगे कि जी हमको कोरोना है, उससे 2 फ़ायदा होगा। सबसे पहली बात कि हम अपने से दूसरों को कोरोना फैलाने में हम कंट्रोल कर पाएंगे। मतलब मान लीजिए कि जैसे किसी एक आदमी है, उसको आज कोरोना का पता चला, तो वो आज से अपने आप को कंटेन कर लेगा और आज से अपने आप को क्वारंटाइन कर लेगा ताकि दूसरे को उससे नहीं फैले। लेकिन यही अगर वो जांच कराने में देरी करता है, ये समझ के कि नहीं हमको तो नॉर्मल बुखार हो गया है, नॉर्मल खांसी है जी, और वो 10 दिन के बाद वो जांच करा रहा है, तो 10 दिन तक तो उसने पता नहीं कितने आदमी को वो ये बीमारी आगे दे चुके होंगे वो जी। तो इसलिए फ़ौरन जांच कराए और जल्द जांच कराए। और एक बात ध्यान रखने की है कि ये नॉर्मल खांसी बुखार ही है, ये नॉर्मल खांसी बुखार ही है। और उसमें धोखे में ना रहे कि कोरोना हमको नहीं हो सकता है। कोरोना किसी को भी हो सकता है, हम हो चाहे आप हो, किसी को भी हो सकता है। और ये नॉर्मल खांसी बुखार ही है, लेकिन इसमें इसके वायलेंस ज़्यादा है, इसमें पेशेंट के मरने के ख़तरे थोड़े ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये नॉर्मल वायरस ही। तो इसका सबसे पहला चीज़ करना है कि जल्द हमको टेस्ट कराना है और जल्द हमको टेस्ट करा के अपना आगे का जो प्रॉपर जो इलाज है उसकी तरफ जाना है। दूसरा जो मेजर ऑर्गन सिस्टम ये इफ़ेक्ट करता है वो पेट है। तो कभी भी पेट में लूज मोशन हो और या पेट जिसे ऑब्स्ट्रक्शन बोलते हैं, सूडो ऑब्स्ट्रक्शन बोलते हैं, वो हो जाए तो उसमें ज़रूर हमको टेस्ट करा के देखना है। लूज मोशन हो या जैसे टट्टी बंद हो गई, हवा पास नहीं हो रही है, तो ये 2 सिम्टम बहुत ज़रूरी है। तीसरा, उल्टी जैसा मन करेगा, खाना खाने का मन नहीं करेगा,
उसके बाद कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ऐसा लगेगा कि बदन में जान ही नहीं है। तो ये सारे सिम्टम अगर किसी को भी हो तो मेरी उनसे गुजारिश है, मेरा उनसे आग्रह है कि फ़ौरन बिना देर किए हुए कोविड का जांच कराए, चाहे सरकारी अस्पताल में कराए, चाहे प्राइवेट जगह पे भी अब तो कई सारे लैब में होने लगे, वहाँ कराए, और जैसा रिपोर्ट आए उस हिसाब से अगर कोरोना हो तो उसका इलाज करें, नहीं है तो अपना नॉर्मल इलाज हो, नॉर्मल चलेगा वो। जी डॉक्टर साहब, अभी जैसे मौसम जब चेंज होते हैं तो आम तौर से भी लोगों को सर्दी खांसी की शिकायत होती है। जैसे अभी 4-5 दिनों से मौसम थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो कई सारे जो एलर्जिक लोग हैं जिनको कई चीज़ों से एलर्जी होती है, उनमें आमतौर से सर्दी खांसी की शिकायत आ जाती है। तो ये फ़र्क कैसे करेंगे? कुछ इसका ख़ास जो है या फिर किसी को भी सर्दी खांसी हो तो वो तुरंत जो है उस दिशा में मूव करे? नहीं, फ़र्क नहीं कर सकते हैं, फ़र्क नहीं कर सकते हैं इसमें। ये फ़र्क की वजह से ही लोगों ने मिसकॉन्सेप्शन पाल लिया कि नहीं, हमको कोविड नहीं है, हमको नॉर्मल खांसी है। जी, मेरा ये आग्रह है, मेरा ये विनती है लोगों से कि किसी भी ज़ुकाम को, किसी भी खांसी को, बुखार को नॉर्मल नहीं माने जब तक कोरोना वेव चल रहा है तब तक। एक बार ये कोरोना वेव ख़त्म हो जाएगा, जब वैक्सीनेशन हमारा पूरा हो जाएगा, तो फिर आप नॉर्मल खांसी बुखार मानते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी नहीं माने। यानी कि जब तक कोरोना का ये वेव चल रहा है तब तक ख़ास तौर से जो है ज़रा सा भी इग्नोरेंस करने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर साहब, कुछ घरेलू उपाय आप सुझा सकते हैं कि अगर किसी को कुछ इस तरह की शिकायत मिलती है तो प्राइमरी लेवल पे किस तरह का घरेलू उपचार कर सकते हैं? घरेलू उपाय तो जैसे गार्गलिंग वगैरह हो गया, गर्म पानी से गार्गलिंग करना, कुछ ऐसे आयुर्वेदिक रेमेडीज़ आते हैं गरारे करने के, गार्गलिंग करने के, वो कर सकते हैं। गर्म पानी का इस्तेमाल करना, भाप लेना, इससे सिम्प्टोमेटिकली रिलीफ होता है। लेकिन सबसे ज़रूरी है कि दूरी बनाए रखें और आप अननेसेसरी बिला वजह किसी के कांटेक्ट में नहीं आए। मास्क का इस्तेमाल करें, ग्लव्स पहने। हम लोग तो चूँकि अभी ऑनलाइन बातें कर रहे हैं तो इसलिए हम लोग ने मास्क नहीं पहना, मैं तो घर में बैठा हूँ अपने भी। लेकिन कभी भी अगर बाहर जाएं जहाँ लगे कि नहीं हमको इन्फेक्शन हो सकता है, या ऐसा कोई अनजान आदमी है या अनजान क्या जानकार भी अगर कोई दूर के मिलने वाले आ रहे हैं आपसे, तो मास्क का ज़रूर इस्तेमाल करें। सबसे ज़रूरी है अपने आप को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि ये पार्टिकल है, एक कण है। ये इस वायरस को एक कण समझिए कि कण है, ये हवा कोई छींकेगा, कोई खांसेगा तो वो एयर में रह जाएगा और एयर से आपके पास जाएगा या किसी के पास जाएगा और उसको इन्फेक्ट कर सकता है। जी, तो मास्क और जो तमाम चीज़ें जो आप बता रहे हैं, सैनिटाइजेशन, गर्म पानी का, ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हाँ, सैनिटाइजेशन से एक बात और मुझको याद आई कि अब ये मिसकॉन्सेप्शन हमारे अंदर है कि हम सैनिटाइज कर लेंगे हाथ को, सैनिटाइज़र हम लेके चलेंगे। नहीं, सैनिटाइज़र से ज़्यादा ज़रूरी है पानी और साबुन, और वो साबुन जो ज़्यादा झाग देता हो। साबुन और पानी के इस्तेमाल बहुत करें, बार बार हाथ धोएं और साबुन का इस्तेमाल करें। सैनिटाइज़र से ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि सैनिटाइज़र से हो सकता है कि ये 100% प्रोटेक्शन नहीं दे, लेकिन साबुन पानी से 100% प्रोटेक्शन के बिल्कुल चांसेस हैं कि आप बिल्कुल सेफ़ रहेंगे और महफूज रहेंगे। जी तो और मैं सबसे आग्रह करना चाहता हूँ कि आप सब सुरक्षित रहें, घर में रहें, मास्क का प्रयोग करें और अपने आप को इस महामारी में महफूज रखें। अगर हम अपने आप को बचा लेंगे तो हमारा देश बच जाएगा। अगर हम अपने आप को बचा लेंगे तो हमारा देश बच जाएगा, और देश को फ़िलहाल आपकी बहुत ज़रूरत है। और ज़रूरत ये है कि आप घरों में रहें, सुरक्षित रहें। जो भी कोरोना से बचने के जो गाइडलाइंस बताए गए हैं उसका भरपूर प्रयोग करें, और इससे बचाव के जो भी तरीक़े हैं उसको अपनाएं और ख़ुद को सुरक्षित रखें। आप सुरक्षित रहेंगे तो देश सुरक्षित रहेगा, क्योंकि देश के ऊपर, देश के स्वास्थ्य सिस्टम के ऊपर जो है इस वक्त बहुत बड़ा बोझ है। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। जी शुक्रिया। और तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज़ के साथ। नमस्कार।